अब आगे सिटी हॉस्पिटल। महक के ये कहने पर कि मृत्युंजय कभी भी नहीं बदल सकता, मृत्युंजय अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है तो महक अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप पर दोष नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी दादाजी ने किया वो तो गलत था ना। मृत्युंजय कोल्ड नज़रों से महक को देखते हुए बोला, तुम्हें मृत्युंजय सारंग की पोजीशन का अंदाज़ा भी है? नहीं है, मेरे दादाजी गलत नहीं थे। महक मृत्युंजय की जिद पर अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, क्या पता है आपको जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? मृत्युंजय अपने दांत पीसकर बोला, मुझे ये पता है तुम्हारे पापा के नूडल्स में खराबी निकलने वाले तुम्हारे चाचा जी हैं और तुम्हारे पापा के बिजनेस को गिराने वाले तुम्हारे चाचा जी हैं। महक हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो, चाचा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मृत्युंजय व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, यही फ़र्क है तुम में और मुझ में, असलियत सामने होने पर मुझे देखना आता है, मोह माया में पड़कर उनके आगे घुटने टेकना नहीं। महक मृत्युंजय की बात सुन गुस्से से बोली, ओ माया नहीं होता, मोह माया नहीं होता, भरोसा होता है जो हम सामने वाले इंसान पर करते हैं, लेकिन आपको किसी पर भरोसा नहीं है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं उन चीज़ों पर भरोसा करता हूँ जिन्हें खुद देखता हूँ, आंखों के धोखे पर नहीं। महक एक गहरी सांस लेकर बोली, आपसे कुछ कहना मतलब कि पत्थर पर सिर मारना है, लेकिन मेरे पापा के मामले में आप सब गलत हैं। मृत्युंजय महक की आंखों में आंखें डालकर बोला, और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारे चाचा जी का हाथ है, तुम बस इंतज़ार करो। महक मृत्युंजय की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जब तक पापा ठीक नहीं होते मैं सारंग विला नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, पापा का बहाना बना रही हो या फिर नाराज़गी हो गई है? महक वहाँ से जाते हुए बोली, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब पापा ने मेरा ख्याल रखा था, और अब उनकी तबीयत ख़राब है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी देखभाल करूं। मृत्युंजय महक की बात पर आगे कुछ भी नहीं कहता और महक के पीछे वार्ड की तरफ चला जाता है। वीआईपी वार्ड। महक वार्ड में आती है जहां पर शेखर जी के मुंह में ऑक्सीजन मास्क और हाथ में कैनूना लगा हुआ था, और वहां पर सुधांशु और नीरू थे। बाहर मृत्युंजय जब आता है तब अमृत उसके पास जाकर कहता है, सब कुछ ठीक है ना? मैंने देखा सुधांशु गुस्से में था। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज के कनेक्शन के बारे में पता लगाओ, विक्रम को कॉल करो, जहाँ कहीं भी है बुलाओ उसे। अमृत मृत्युंजय की बात सुन हैरान होकर बोला, क्यों, तुम अचानक वहाँ? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, जितना कहा उतना करो, और हाँ, शैलेंद्र अवस्थी को इस बारे में अच्छे से पता चलना चाहिए। अमृत मृत्युंजय की बात सुन आगे और कोई सवाल नहीं करता और अपना सिर हिला देता है। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर वार्ड के अंदर आता है, जिस पर सुधांशु मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, आपने हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाइए। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, शायद तुम्हारे कान में कोई दिक्कत है, जब मैंने कुछ देर पहले कहा कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पापा और अपने फैमिली की हिफाजत कर सकता हूँ। मृत्युंजय नीरू के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मैं कभी गलत का साथ नहीं देता, जो बात अलग है गुस्से में, वो बात अलग है, गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरे दादाजी ने कुछ गलत नहीं किया और इस बात को मैं प्रूफ करूँगा। नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे यकीन है, मैं भी एक बिजनेसमैन की वाइफ हूँ, हर बिजनेस में क्या होता है मुझे इसकी जानकारी है। सुधांशु नीरू की बात पर बोला, माँ इतना भरोसा मत कीजिए, टूटेगा तो आपको ही तकलीफ़ होगी। नीरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली,
एक माँ का भरोसा अपने बच्चों से कभी नहीं टूटता। सिद्धू और मृत्युंजय तो वैसे भी हमारा बेटा है। मृत्युंजय नीरू को महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपनी तरह से केयरटेकर के तौर पर आपकी बेटी को छोड़कर जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छे से मेहनत करवाइएगा अपनी बेटी से। महक घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए उसे इग्नोर कर देती है और मृत्युंजय वहाँ से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीरू महक के हाथ को पकड़कर बोली, महक, एक पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने पति का साथ देना। मैंने मृत्युंजय की आंखों में सच्चाई देखी है, उसे कभी मत छोड़ना। सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए अपना सिर नहीं में हिला देता है और महक नीरू की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। सनशाइन होटल, रात का वक्त। मृत्युंजय का काम करने के बाद अमृत अपने कहे मुताबिक वैशाली को लेकर अपने क्लाइंट की दी पार्टी में आया हुआ था। वैशाली अलसाए हुए घोड़े की तरह उसके साथ में चल रही थी। अमृत वैशाली को अपने क्लाइंट से मिलवाते हुए बोला, वैशाली इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज वैशाली को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिसेस सारंग। वैशाली मिस्टर बजाज की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर बजाज, वैसे पार्टी में काफ़ी खर्चा किया है, ऐसा लग रहा है कहीं केस में जीते ज़मीन को तो नहीं बेच दिया ना। अमृत घूर कर वैशाली की तरफ देखता है और वहीं मिस्टर बजाज वैशाली की बात पर हंसते हुए अमृत से बोले, हाँ हाँ मिस्टर सारंग, आपकी बीवी काफ़ी मजाकिया है। वैशाली मिस्टर बजाज की बात पर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आपने सही कहा, मेरे तो खून में ही मजाक लिखा हुआ है। अगर एक दिन में एक दो बार मजाक ना करूँ ना तो मेरा खाना नहीं पचता। आप बुरा मत मानना, मैं बस मजाक कर रही थी। मिस्टर बजाज अमृत की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सारंग, आप अपनी वाइफ के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं बाकी गेस्ट को अटेंड करके आता हूँ। अमृत मिस्टर बजाज की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज वैशाली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाकी गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। मिस्टर बजाज के जाते ही अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या बेवकूफ़ औरत, इस तरीके से बकवास कौन करता है, अगर उन्होंने सीरियस ले लिया होता तो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमारी गलती नहीं है, फालतू फालतू का पैसा वेस्ट करे और आदमी का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने कह दिया। अमृत वैशाली को घूर कर बोला, मुझे तुम्हें लेकर आना ही नहीं चाहिए था। वैशाली अमृत का साथ देते हुए बोली, हम भी तो वही कह रहे थे तुमसे, बिना हमारी मर्जी के हमको कहीं लेकर मत जाया करो, वरना हम तुम्हारी ही बेइज्जती उतारेंगे और तुम्हारी इज्जत उतरेगी। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी किस्मत फूटी है, मैं कल से अंधा हो गया था, जो मैं तुम्हें अपने साथ कहीं चलने के लिए कह रहा था। फाइन। वैशाली अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोली, हम सर्टिफाइड नहीं हुए, तुम अच्छे से कहो। अमृत वैशाली के गले को दबाने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं तुम्हारा टेटवा दबा दूंगा, चुप रहो। वैशाली अपना मुक्का दिखाते हुए बोली, देख रहे हो इसको, एक बार सर पर मारेंगे ना ज़मीन में धंस जाओगे। अमृत वैशाली की तरफ घूर कर देखता है और वहीं थोड़ी दूर में थोड़ी खुशहाली उन दोनों की मस्ती को देख रही थी। बात तो नहीं सुन रही थी, लेकिन उन दोनों की हरकतों को देखकर अंदाज़ा लगा सकती थी कि दोनों नोक झोंक में लगे हुए हैं। तभी एक लड़का खुशहाली के पास आकर बोला, हेलो मिस गोयंका। खुशहाली पलटकर उस लड़के को देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर पुनीत, हाउ आर यू। पुनीत खुशहाली की बात पर मुस्कुराते हुए अमृत की तरफ इशारा करके बोला, आप। पुनीत खुशहाली की बात पर मुस्कुराते हुए अमृत की तरफ इशारा करके बोला, आप अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी देर से देख रही हैं, काफ़ी खुश है, काफ़ी खुश लगते हैं वो अपनी वाइफ के साथ। खुशहाली पुनीत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ज़रूर खुश होना भी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और वैशाली तो वैसे भी सुंदर है, बातें अच्छी करती है, तो अमृत तो उसके साथ खुश रहेगा ना।
पुनीत खुशहाली की बात पर बोला, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? खुशहाली पुनीत को घूरते हुए बोली, अगर थोड़ा सा आपने और मेरे सब्र को आजमाने की कोशिश की तो हो सकता है आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा अपने बिजनेस में मिस्टर पुनीत। पुनीत खुशहाली की धमकी पर हल्का मुस्कुराकर बोला, आप धमकी काफ़ी अच्छी दे देती हैं। खुशहाली भी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मैं आज तक कोई केस नहीं हारी, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि खुशहाली गोयनका कभी धमकी नहीं देती। पुनीत खुशहाली को घूर कर बोला, कोई ना कोई तो होगा ना, और इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। खुशहाली पुनीत की बात को इग्नोर कर देती है और अपने कदम अमृत की तरफ बढ़ा देती है। खुशहाली अमृत और वैशाली के पास आकर बोली, काफ़ी खुश लग रहे हैं दोनों साथ में। अमृत और वैशाली खुशहाली की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हैं और खुशहाली और वैशाली खुशहाली की बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारे पति के साथ हम खुश नहीं रहेंगे तो आप थोड़ी ना रहेंगी। खुशहाली वैशाली के जवाब पर हल्का मुस्कुराकर बोली, शायद तुम बीच में नहीं आती तो मैं खुश रहती इसके साथ। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली हम दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने से पहले एक अच्छे दोस्त थे, बेहतर होगा कि अब हम फिर से वही बंद कर रहे। खुशहाली अपने हाथ में पड़ा ड्रिंक अमृत की तरफ चेयर अप करते हुए बोली, तो ठीक है, हमारी दोस्ती के नाम। अमृत खुशहाली की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, लेकिन मेरे पास ड्रिंक नहीं है। खुशहाली अमृत की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। इतना कहकर खुशहाली वेटर को बुलाती है। वेटर शैंपेन से भरा ट्रे लेकर आता है। अमृत वैशाली की तरफ एक नज़र देख वेटर से कहता है, सॉफ्ट ड्रिंक मेरी वाइफ के लिए। वैशाली अमृत की बात पर बोली, हम भी ले सकते हैं शैंपेन। अमृत कंफर्म करने के नाते बोला, आर यू श्योर कि तुम शैंपेन पी सकती हो? वैशाली ट्रे से अपने लिए शैंपेन उठाकर खुशहाली से चेयर अप करते हुए बोली, आपके और हमारे पति के दोस्ती के नाम। खुशहाली अपना सिर हिला देती है तो वैशाली एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर देती है। अमृत वैशाली की स्पीड को देखते हुए खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी कोई तमाशा करने वाली है। मेरी गट फीलिंग काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। इतना सोचते हुए भी अमृत भी अपना ड्रिंक फिनिश करता है। खुशहाली एक और गिलास वैशाली को ऑफ़र करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे से ड्रिंक हैंडल कर लेती हो। वैशाली खुशहाली की बात पर बोली, हम तो पूरा 3 गिलास पीकर भी शांत रह सकते हैं। खुशहाली वैशाली के हाथ में गिलास पकड़ाकर बोली, तो चलो, मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ। वैशाली मुस्कुराते हुए उसके हाथ से गिलास ले लेती है। असल बात तो ये थी कि वैशाली ने कभी ड्रिंक को छुआ भी नहीं था। वो तो बस खुशहाली के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो खुशहाली के सामने फेंक रही थी। 4 गिलास ख़त्म करने के बाद अमृत वेटर से बोला, आप जाइए यहाँ से। वेटर अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वैशाली के गाल लाल हो गए थे क्योंकि अब उसे नशा चढ़ रहा था। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली तुम पार्टी एंजॉय करो, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें घर जाना है। खुशहाली अमृत की बात पर बोली, अरे अभी तो पूरी रात जवां है, और देखो वैशाली तो चुपचाप बैठी हुई है। अमृत खुशहाली की बात सुन वो वैशाली को देखते हुए मन में बोला, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान के आने के पहले की शांति है ये। खुशहाली अमृत को खोया हुआ देखकर बोली, वैसे अब तुम जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, गुड नाइट, अपने वाइफ को अच्छे से लेकर जाना। अमृत वैशाली को पकड़कर खुशहाली से अपना सिर हिलाते हुए बोला, गुड नाइट। इतना कहकर अमृत मिस्टर बजाज से परमिशन लेकर पार्किंग एरिया की तरफ निकल जाता है। अमृत जब कार के पास पहुंचता है तो वैशाली अमृत के हाथ को हटाते हुए जाकर गाड़ी के बोनट पर बैठते हुए कहती है, हम गाड़ी चलाएंगे। अमृत वैशाली की बात पर उसे देखते हुए बोला, हवा में गाड़ी चलाना है वैशाली। वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमने कहा ना हम गाड़ी चलाएंगे, तुम्हारी आंखों के सामने चलाएंगे। अमृत अपने हाथ बांधकर बोला, ठीक है चलाओ, चलो चलाओ। वैशाली इधर उधर देखते हुए बोली,
स्टीयरिंग गुम गया, देखो ना छोड़कर भाग गया है मुझे। ये कहते हुए वैशाली रोने लगती हैं। अमृत वैशाली को रोता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोला, तुम गाड़ी के बाहर बैठी हो वैशाली, स्टीयरिंग अंदर है, चलो तुम्हें स्टीयरिंग दिखाता हूँ। वैशाली अपना सिर ऊपर करके अमृत को अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोली, तुमको भी लगता होगा ना हम तुमको बहुत परेशान करते हैं। अमृत वैशाली की क्यूट हरकत पर हल्का मुस्कुराकर बोला, ज़्यादा परेशान नहीं करती, बस हल्का सा। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, हम तुमको कब परेशान करते हैं? तुम हो जो चुगलखोर की तरह हमेशा हमसे लड़ाई करते रहते हो। अमृत वैशाली को अपनी बाहों में उठाकर ज़बरदस्ती पैसेंजर सीट पर बैठा देता है, जिस पर वैशाली इधर उधर देखते हुए कहती है, स्टीयरिंग कहाँ चला गया? अमृत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, बाहर की तरफ देखो, चंद्रमा आज गोल नहीं है बल्कि आधा हो गया है, पता नहीं कौन खा गया। वैशाली अमृत की बात सुनकर स्टीयरिंग को भूलकर चंद्रमा को देखते हुए बोली, हम खा गए, हमको बहुत भूख लग रही थी और वो बहुत टेस्टी लग रहा था। अमृत वैशाली की बातों को सुनते हुए मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट करता है और सारंग विला की तरफ ले जाता है। रास्ते पर वैशाली कुछ ना कुछ बकवास करे जा रही थी और अमृत अपना सिर हिलाते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। सारंग विला। कुछ देर बाद अमृत की गाड़ी आकर सारंग विला के पार्किंग में रुकती है और अमृत गाड़ी से बाहर आ वैशाली को बाहर निकालता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। वैशाली अपनी बाहें अमृत के गले में डाले हुए बोली, तुमको पता है तुम ना बहुत सुंदर हो, मन करता है कि हम तुमको खा जाए, लेकिन तुम भाव खाओगे। अमृत वैशाली की बात सुनकर हल्का मुस्कुराकर बोला, मैं भाव नहीं खाऊंगा वैशाली। इतना कहकर अमृत कमरे के अंदर आ दरवाज़ा बंद कर वैशाली को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है, जिसके साथ वैशाली अमृत के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। अमृत समझ जाता है 4 गिलास शैंपियन के पीने के कारण वैशाली का सिर घूम रहा है, जिस पर अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, मेरी प्यारी गुंडी बीवी, तुमसे किसने कहा था खुशहाली के साथ कंपटीशन करने के लिए? अब देखो सिर घूम रहा है ना तुम्हारा। वैशाली अमृत की बात पर उसके शर्ट को पकड़ अपने पास खींचती है तो अमृत थोड़ा वैशाली के ऊपर झुक जाता है। वैशाली नशे में गुंडागर्दी पर उतर आई थी, जिसे देखकर अमृत को बहुत हंसी आ रही थी। अमृत वैशाली को ठीक से बिस्तर पर बैठा देता है, जिस पर वैशाली बड़े ही सॉफ्ट और इनोसेंट आवाज़ में कहती है, अमृत, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? अमृत अपनी आंखें बड़ी कर वैशाली की तरफ ही सॉफ्ट टोन में बोला, नहीं वैशाली, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। अमृत के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालते हुए बोली, काहे कि तुम भाव खाते हो ना, इसीलिए हमने तुमसे नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। अमृत वैशाली की बात पर उसके हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, वैशाली, मैं तुम्हारे लिए लेमोनेड बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर अमृत उठने लगता है, जिस पर वैशाली अमृत को रोकते हुए कहती है, हमको याद आ गया। अमृत रुककर वैशाली को देखते हुए बोला, अब क्या याद आ गया तुम्हें? वैशाली अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अमृत को देखकर बोली, यही कि हमने महक दीदी से बात किया था इस बारे में कि हम तुमको पसंद करते हैं। अमृत वैशाली के पास उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, लेकिन मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, इसीलिए मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया था। वैशाली पाउट बनाते हुए नाराज़गी से बोली, बस पसंद करते हो, प्यार नहीं करते हमसे? अमृत हल्का मुस्कुराकर बोला, तो कैसे सुनना चाहती हो तुम कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वैशाली आंखों में चमक लिए अमृत को देखते हुए बोली, यू से यू आई लव यू। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर प्यार से बोला, मिसेस वैशाली अमृत सारंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमृत वैशाली को अपने करीब कर लेता है। अमृत की आंखों में हल्की शरारत थी
और अमृत वैशाली के होठों के करीब बढ़ रहा था, जिसे महसूस करते हुए अमृत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमृत वैशाली के होठों को छू पाता उससे पहले ही वैशाली बोली, अमृत आई लव यू सो मच। अमृत रुक कर वैशाली को देखते हुए बोला, फिर से कहो जो तुमने कहा। वैशाली अपनी आंखें खोल अमृत की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमृत वैशाली के स्टेटस को पूरा होते ही उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। करीब 10 मिनट के फैसिनेट किस के बाद अमृत वैशाली के होठों से दूर होता है तो वैशाली गहरी सांस लेते लगती है और अमृत की सांसें भी तेज हो गई थी। अमृत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जैसे वैशाली के शब्दों ने उसे वैशाली पर हक दिला दिया हो और आज वो वैशाली को पाकर सब कुछ पाना चाहता हो। अमृत धीरे से वैशाली को पकड़कर बिस्तर पर लेटा देता है और खुद भी उसके लगभग ऊपर ही झुक जाता है। अमृत वैशाली के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बड़े ध्यान से वैशाली के चेहरे को देखने लगता है। वैशाली की आंखें नशे में आधी बंद और आधी खुली हुई थी और वो अपनी नशीली आंखों से अमृत को ही देखे जा रही थी। अमृत वैशाली के हाथों को पकड़ लेता है तो वैशाली की चूड़ियाँ शोर करने लगती हैं, जिन्हें अमृत निकालने लगता है, जिस पर वैशाली कहती है, हमको अच्छा लगता है। अमृत वैशाली के हाथों से सारी चूड़ियाँ निकालकर बोला, बहुत शोर करती है। वैशाली अपना सिर हल्का सा ऊपर कर अमृत के होठों पर जोर से काट लेती है तो अमृत के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके अमृत को घूरती है तो अमृत उसके गले पर बाइट कर लेता है, जिससे वैशाली जोर से चीख उठती है। अमृत वैशाली के चीखने पर उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है। वैशाली घूर कर अमृत की तरफ देखने लगती है तो अमृत शरारती आवाज़ में वैशाली के कान में धीरे से कहता है, वैशाली मेरी प्यारी गुंडी, अभी तो पूरी रात जवां है। वैशाली अमृत के गले में अपनी बाहें डाल लेती है तो अमृत फिर से वैशाली के होठों पर किस करने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की किस स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और वैशाली अमृत के किस को एंजॉय कर रही थी। इस बार दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। अमृत वैशाली के होठों से होते हुए वैशाली के गले तक सफ़र तय करता है, जिसके साथ उसकी वाइल्डनेस भी बढ़ती जा रही थी। अमृत वैशाली को किस करते हुए वैशाली के दोनों हाथों को अपने गले से हटा बिस्तर पर पुश करता है। अमृत वैशाली के गले से होते हुए उसके कान के पास जा उसे चूमते हुए वैशाली के कान में बोला, वो वक्त दूर नहीं जब हम दोनों हमेशा के लिए हो जाएंगे। वैशाली की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। अमृत एक सेकंड रुककर वैशाली के चेहरे को देखता है, जो पूरे तरीके से लाल हो गया था। अमृत हल्का सा मुस्कुराकर थोड़ा उठकर अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। वैशाली जिसके अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अमृत अपनी एक आंख खोलकर चोर नज़रों से अमृत की तरफ देखती है, जिससे वैशाली की गाल बुरे तरीके से लाल हो जाते हैं। अमृत अपने शर्ट को निकालकर बिस्तर से नीचे ज़मीन की तरफ फेंक देता है और अमृत के हाथ वैशाली की तरफ बढ़ जाते हैं। वैशाली अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट पर क्रॉस कर लेती हैं। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, जिस कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अमृत वैशाली की हरकत देख हल्का सा मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से फिर से वैशाली के हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और एक बार फिर वैशाली के बेहद करीब आ जाता है। अमृत और वैशाली की बढ़ती नज़दीकियाँ वैशाली की दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। अमृत वैशाली के साड़ी के पल्लू को उससे अलग कर देता है। उसके बाद तो वो वैशाली को बेसब्री से बस किस करने लगता है। वैशाली को हिलने का भी मौका नहीं मिल रहा था, जिसका फ़ायदा अमृत काफ़ी अच्छे से उठा रहा था। अमृत वैशाली के शरीर के हर पार्ट पर अपनी छाप अच्छे से छोड़ रहा था। वैशाली शैंपेन के नशे से ज़्यादा अमृत के नशे में डूब रही थी। पूरा माहौल सिंपल लेकिन रोमांटिक था। कुछ चूड़ियाँ जो वैशाली के हाथों में रह गई थी, अमृत ने अपनी पकड़ से तोड़ दी थी। इतने वक्त की दूरियों के बाद अमृत वैशाली के नज़दीक था।
जिस कारण वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और दोनों अपने आप को एक दूसरे को सौंप चुके थे। जिस रिश्ते की शुरुआत ज़बरदस्ती और झगड़े से हुई थी, आज वो रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। अमृत थक कर वैशाली के ऊपर ही चूर हो गया था। दोनों ही नींद के आगोश में थे और सुकून के साथ सो रहे थे। इधर रात के 1 बजे शोभित अपने बिजनेस ट्रिप से वापस सारंग विला आता है और अपने हैबिट के अनुसार अदिति के कमरे में उसे देखने जाता है। शोभित जब अदिति के कमरे में पहुंचता है तो उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। शोभित हल्का डर जाता है और जल्दी से अदिति के पास जाता है, जो कि नींद में रो रही थी। शोभित अदिति के बिस्तर के सिरहाने बैठकर उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, कोकून, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो? अदिति नींद में शोभित के हाथ को कसकर पकड़ लेती है और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, पापा, आपको पता है सीनियर मुझसे नाराज़ हो गए हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे। शोभित अदिति के सिर को सहलाते हुए अपना कान अदिति के मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी प्यारी कोकून कह क्या रही थी। शोभित अदिति के कान के पास आता है तो अदिति फिर से कहती है, मैं अपने सीनियर को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें मना लूँगी और अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। शोभित अदिति की प्यारी धमकी पर उसे घूर कर देखते हुए खुद से बोला, अजीब लड़की है, एक तो मुझे नहीं छोड़ेगी कह रही है और ऊपर से धमकी दे रही है कि मुझसे बात नहीं करेगी। तुम बस उठो, तुम्हें बताता हूँ मैं। अदिति शोभित के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना पापा? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं। वापी मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा साथी और सीनियर मेरे बहुत अच्छे पार्टनर। महक दीदी हमेशा मेरी मदद करती हैं और वैशाली दीदी मेरे लिए सबसे झगड़ा करती हैं। सभी बहुत अच्छे हैं। शोभित अदिति की बातों को सुनते हुए अपना जूता वहीं निकाल कर रख देता है और अदिति के बगल में उसे अपने सीने से लगाकर लेट जाता है और अदिति अपना एक पैर शोभित के पैरों के ऊपर रख लेती हैं। शोभित अपनी आंखें बंद कर अदिति की पीठ को सहलाते हुए थपथपाते हुए नींद की आगोश में चला जाता है। आखिरकार काम और ट्रैवल के कारण थक जो गया था। इधर अमृत की नींद आधी रात को खुलती है तो उसकी नज़र वैशाली पर जाती है, जो कि उसके बेहद करीब अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी और अमृत ने वैशाली को अपनी बाहों में भरकर रखा था। अमृत की नज़र वैशाली के गले पर पड़े निशान पर जाती है, जो कि उन दोनों के बीच की हसीन पलों की कहानी बयां कर रहा था। अमृत हल्का झुककर फिर से वैशाली के उन निशानों को चूमने लगता है कि वैशाली की नींद खुल जाती है। वैशाली अपना सिर ऊपर कर अमृत की तरफ देखती है तो अमृत वैशाली के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर शरारती आवाज़ में कहता है, वी कैन बोथ स्टार्ट अगेन। इतना कहकर अमृत फिर से वैशाली को अपनी बाहों में समा लेता है। रात भर दोनों एक दूसरे को जी भर प्यार करते हैं और अगली सुबह वैशाली की नींद खुलती है। वैशाली को अपने पूरे शरीर में ज़ोरदार दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांधकर रात भर ज़मीन पर पटका हो। वैशाली उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर अमृत को गाली देते हुए बोली, साला ससुरे ने कमर तोड़ दी, आराम से कर सकता था ना। तभी अमृत अपने हाथों में चाय का ट्रे लेकर कमरे में आ जाता है और वैशाली को जागता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए चाय का ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। वैशाली अपना सिर घुमा अमृत को घूरते हुए बोली, हमारी मॉर्निंग बेड करके तुमको गुड मॉर्निंग की पड़ी हुई है। अमृत वैशाली के पास आकर दराज से पेन किलर निकाल वैशाली को देते हुए बोला, कमर में दर्द है, दवाई खा लो। वैशाली अपने दांत पीसकर बोली, तुम जरा आदमी की तरह नहीं रह सकते हो, जानवर बनने पर तुले हुए हो। अमृत शरारती आवाज़ में बोला, कल तुमने ही मुझे अप्रोच किया था। अमृत की बात सुनकर वैशाली के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, जिसे देखकर अमृत वैशाली के गाल को पिच करते हुए कहता है, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं वैशाली? क्या तुम्हें स्किनेस महसूस हो रही है?
वैशाली खुद को देखती है जो कि अमृत के नाइट सूट में थी। वैशाली बिस्तर से उतरते हुए बोली, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। इतना कहकर वैशाली जाने लगती है, जिसे देख अमृत वैशाली को पकड़ते हुए बोला, क्या तुमने कल रात जो कहा वो सच है? वैशाली अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, हमने क्या कहा? अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर अपने सामने करके बोला, यही कि यू लव मी। वैशाली अपना चेहरा नीचे करने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अमृत मजबूती से वैशाली के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए फिर से कहता है, वैशाली तुम होश में रहकर नहीं कह सकती। वैशाली अपना सिर उठाकर अमृत को देखते हुए बोली, कहा ना रात को पसंद करते हैं हम तुमको, अभी से नहीं जब से शादी हुई है तब से। तुम काफ़ी हैंडसम हो, समझदार हो और शांत रहते हो, इसीलिए। अमृत के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो वैशाली के चेहरे पर ढेर सारे किस करके कहता है, आई लव यू सो मच। वैशाली अमृत के सीने पर हाथ रखकर बोली, हाँ कह दिया, ई का मतलब ई नहीं है कि हमेशा हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे, मार देंगे बता रहे हैं। अमृत वैशाली के गर्दन पर बाइट करके बोला, मैं तुम्हें रोज़ परेशान नहीं करूँगा, कभी कभी। वैशाली सिर उठाकर अमृत को घूरते हुए बोली, हमारी एक शर्त है। अमृत वैशाली की तरफ देखता है, जिस पर वैशाली कहती है, हम आज के बाद तुम्हारे साथ कोनो पार्टी में नहीं जाएंगे। अमृत मुंह बनाते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे साथ जाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। वैशाली अपनी आंखों में चमक लिए अमृत को देखते हुए बोली, का सच में तुमको अच्छा लगता है हम जाते हैं तुम्हारे साथ तो? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऑफिस भी चलेंगे। अमृत सरप्राइज होते हुए बोला, क्या ऑफिस जाओगी और क्या करोगी वहाँ पर? वैशाली बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, तुमको ताड़ेंगे, तुम पर नज़र रखेंगे, ये भी तो ज़रूरी काम है ना, हम जाएंगे तुम्हारे साथ ऑफिस। इतना कहकर वैशाली वॉशरूम में चली जाती है। अमृत जाते हुए वैशाली को देखकर अपना सिर हिलाकर बोला, ओवर स्मार्ट पॉजिटिव वाइब, ग्रेट। चल देखते हैं अमृत सारंग तेरा क्या हाल होता है। इतना सोचते हुए अमृत क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्रेश हो गया था। अदिति का कमरा। अदिति की नींद जब खुलती है, किसी को अपने पास देखकर अदिति चिल्ला उठती है। अदिति की चीख सुनकर विप्लव और विकल्प दौड़ते हुए आ जाते हैं। वहीं शोभित हैरानी से अदिति की तरफ देख रहा था। अदिति अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए शोभित से बोली, आप यहाँ कब आए? विप्लव शोभित को घूरते हुए बोला, ब्रो आप बनी के कमरे में क्या कर रहे हो और वो भी उसके बिस्तर पर सो रहे हो? शोभित विप्लव के सवाल पर शक पका जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए शोभित विप्लव को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बनी के कमरे में क्या कर रहा हूँ? मेरी होने वाली बीवी है वो। विकल्प शोभित बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, हाँ तो होने वाली बीवी है, हुई तो नहीं ना, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? विप्लव अदिति के पास जाकर बोला, बनी तुम ठीक तो हो ना? ब्रो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? शोभित हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए मन में बोला, कुछ किया तो नहीं? वाट ए बुलशिट, मेरे इस अक्ल के अंधे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर विप्लव से बोली, मुझे नहीं पता। जब मेरी नींद खुली तब सीनियर मेरे बगल में सोए हुए थे, वो भी मुझे कसकर पकड़ के। विप्लव अदिति की बात सुन शोभित को धमकाते हुए बोला, ब्रो आपको बता रहा हूँ मैं, अगर आपने बनी के साथ कुछ भी किया होगा ना तो मोम से चाबुक पड़वाऊँगा आपको, इट्स माई प्रॉमिस। शोभित अदिति को तीखी नज़रों से घूरते हुए बोला, नेगी कर और दरिया में डाल, रात को रो रही थी और मैं तुम्हें चुप करवा रहा था और यहीं सो गया, तो कहती हो कि पता नहीं सीनियर ने मेरा क्या किया। शोभित ने अदिति को मिमिक करते हुए कहा। विप्लव शोभित की बात पर नाराज़गी से बोला, ब्रो आप इस तरीके से बनी को नहीं डरा सकते,
आप अपनी गलती की सज़ा बनी के सिर पर क्यों डाल रहे हो? मुझे तो आपकी नीयत में खोट नज़र आती है। शोभित बिस्तर से उतरकर विप्लव के बम पर थप्पड़ मारते हुए बोला, क्या कहा तुमने? इडियट, माई इंटेंशन आर फॉरवर्ड। क्या किया है मैंने? रचना कमरे में आते हुए बोली, हो क्या रहा है यहाँ पर? विप्लव शोभित से बचकर रचना के पीछे जाते हुए शोभित की तरफ इशारा करके बोला, मॉम, ब्रो बनी के कमरे में रात को आ गए और पता नहीं उन्होंने बनी के साथ क्या किया। शोभित रचना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम ट्रस्ट मी यार, मैंने कुछ नहीं किया। रात को बिजनेस ट्रिप से वापस आया, अपनी हैबिट के अनुसार अदिति को कमरे में देखने आया तो वो नाइटमेयर के कारण रो रही थी। मैं तो बस उसे प्रिपेयर कर रहा था और ज़्यादा थक जाने के कारण यहीं सो गया और ये लोग इतनी छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। विप्लव रचना के कान में धीरे से बोला, मॉम, मुझे तो शक है ब्रो आपसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है। देखो बनी कितनी डरी हुई है। ये कहते हुए विप्लव अदिति की तरफ इशारा करता है जो चुपचाप बेटी कुछ सोच रही थी। रचना विप्लव को कान से पकड़कर सामने लाते हुए बोली, अपनी तरह शोभित को भी बेशर्म समझ रखा है क्या तुमने? विप्लव अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, यार मॉम, मेरे कान को क्यों पकड़ रही हो? ब्रो के कान को पकड़ो ना। देख रहे हो शादी से पहले आकर रात को रासलीला रचाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभित बुरे तरीके से विप्लव को घूरने के बाद रचना से बोला, मॉम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इंटेंशन गलत नहीं है। रचना विप्लव के कान को छोड़ देती है तो विप्लव मुंह बनाते हुए अपने कान को सहलाते हुए दोनों को घूरने लगता है। रचना शोभित को देखते हुए बोली, कमरे में जाओ, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या? शोभित रचना की बात पर अपना सिर हिला देता है और एक नज़र अदिति को देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। अदिति का चेहरा लटक जाता है। रचना अदिति को घूरते हुए बोली, और तुम कॉलेज नहीं जाना क्या? चलो रेडी हो जाओ। रचना की डरावनी आवाज़ सुनकर अदिति जल्दी से भाग जाती है। रचना अपना सिर घुमाकर विप्लव और विकल्प की तरफ देखती है तो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। रचना एक गहरी सांस लेकर अदिति के कमरे से बाहर चली जाती है। इधर विप्लव विकल्प के कमरे में बैठा अपने दिमाग के अलसाए हुए घोड़े को चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग मानो घास चरने गया था। विकल्प ड्रेसअप करते हुए विप्लव को देखकर बोला, क्या हो गया वापी, तुम किस गहन विचार में खोए हुए हो? विप्लव विकल्प की बात पर उसे देखते हुए बोला, ब्रो आपको कभी किसी से लव हुआ है क्या? विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है यार, मोहब्बत में पड़कर ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे। लेकिन तुम काहे पूछ रहे हो? विप्लव विकल्प की बात पर बोला, मैं किसी को लव करता हूँ लेकिन वो किसी और को लव करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग भी नहीं चल रहा है। विकल्प विप्लव के सामने जाकर बोला, बेटा ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, IAS IPS बनो, वरना चाची से कहकर तुम्हारे लवेरिया के ट्रैक पर फुल स्टॉप लगवा दूंगा। विप्लव इरिटेशन में बिस्तर से उतरते हुए गुस्से में बोला, मुझको तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहा हूँ और आप उल्टा मुझे धमका रहे हो। आप तो सिंगल ही मरोगे, श्राप है मेरा। इतना कहकर विप्लव कमरे से बाहर फनफनाते हुए चला जाता है। विकल्प हैरानी से विप्लव को जाता हुआ देखकर बोला, अगर तेरा श्राप सही हो गया ना बेटा तो बता रहा हूँ, तेरी होती हुई शादी में दूल्हा बढ़कर मैं बैठ जाऊँगा और अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो उसे मैं पटा लूँगा। इतना सोचते हुए विकल्प जी भर के विप्लव को कोसता है और फिर से ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। स्टडी रूम। मृत्युंजय, अमृत, विक्रम और शोभित स्टडी रूम में लगे टीवी को सोफे पर बैठे देख रहे थे, जिसमें अवस्थी फिनिशिंग इंटरप्राइजेस के रातों रात शेयर गिरने की न्यूज़ चल रही थी। विक्रम मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपकी मदद की। मृत्युंजय विक्रम की बात सुनकर बोला, तुम्हारे नुकसान के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। शोभित
मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अमृत फोल्डर शोभित के सामने रख देता है तो शोभित उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे शोभित सारे फोल्डर को पढ़ रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। शोभित पूरे फोल्डर को पढ़ने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, इंद्र मित्तल और शैलेंद्र अवस्थी साथ में मिले हुए हैं और दोनों ने ही अपने भाइयों के बिजनेस को ज़मीन पर ला दिया। हाउ क्यूरल। मृत्युंजय शोभित की बात को सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये है कि उनके बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। इंद्र मित्तल को कुछ करो तो मीरा को दिक्कत होगी। अगर शैलेंद्र अवस्थी के साथ कुछ करते हैं तो मेरे और महक के रिश्ते खराब होंगे। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, बीच का रास्ता निकालो। सभी लोग विक्रम की तरफ देखने लगते हैं तो विक्रम एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, सोचो जो शिखर मित्तल के साथ हुआ अगर वही इंद्र मित्तल के साथ हो जाए तो। अमृत विक्रम की बात सुनकर बोला, लेकिन इस बात को मत भूलना, बीच में लूथरा का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। विक्रम अमृत की बात पर बोला, समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ विक्रम के सेंटेंस को पूरा करते हुए बोला, अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेस की बर्बादी और इंद्र मित्तल की कमजोरी को अपने हाथ करना होगा, मतलब उसकी बेटी। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर कुछ देर सोचकर बोला, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने लिए कोई और पसंद कर लिया है और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। सभी लोग हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हैं। विक्रम एक मीठी सी मुस्कान के साथ शोभित की तरफ देखते हुए बोला, उस दिन जब तुम अपने कोकून को उसका नोटबुक और फ़ोन देने गए थे ना, तो मुझे वहाँ पर एक चश्मिश लड़की पसंद आ गई थी। मैंने किस करके उसे प्रपोज़ किया और मैंने उसी को अपनी बीवी बनाऊंगा बिकॉज आई एम वेरी लवली पत्नी। मृत्युंजय बोरियत भरी सांस लेकर बोला, दिस लिटिल ब्राट। अमृत अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, एक सेकंड, इंद्र मित्तल की बेटी नित्या मित्तल जो कि वापी और सिद्धू के साथ पढ़ती हैं। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखता है तो कुछ देर में विप्लव मुंह बनाकर उन लोगों के सामने हाजिर था। विप्लव को मुंह बनाए खड़ा देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है जो तुम इस तरीके से मुंह बनाकर खड़े हुए हो। विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैं अपनी बनी के साथ नाश्ता कर रहा था और आप लोगों ने अपने इस फालतू के मीटिंग में मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। आप लोग बिजनेसमैन हो, मैं नहीं, तो आप लोग अपना दिमाग खराब करो ना, मुझे क्यों पागल कर रहे हो। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है हम सभी पागल हैं। मृत्युंजय की बात सुन विक्रम, अमृत और शोभित भी विप्लव को घूरने लगते हैं। विप्लव उन सबकी तीखी नज़र को खुद पर महसूस कर जल्दी से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। अमृत विप्लव के सवाल पर बोला, तुम नित्या मित्तल को जानते हो। विप्लव 2 मिनट अमृत को देखने के बाद अपना हाथ आगे करता है जिस पर अमृत अपनी आईब्रो उचकाता है, जिसे देख विप्लव अपने दांत दिखाते हुए बोला, ही, आज सुबह ही मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ज़रूर मेरी आमदनी होगी, तो कुछ पैसे दे दो फिर मैं तुरंत बताऊंगा। विक्रम शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा भाई कंगाली में पैदा हुआ था क्या, यहाँ पर डील कर रहा है। शोभित विक्रम के वॉलेट को ज़बरदस्ती लेकर क्रेडिट कार्ड निकालकर विप्लव की तरफ उछालकर बोला, आज के लिए तुम्हारी पार्टी, और अब बोलना शुरू करो। विक्रम बुरे तरीके से शोभित को घूरने लगता है जिस पर शोभित कहता है, तुमने कहा ना मेरा भाई अकाली में पैदा हुआ था, तुम तो रईस हो तो थोड़ा बहुत अपने छोटे भाई को भी दान कर दो, तुम्हारा भला होगा। विप्लव गोल्डन क्रेडिट कार्ड को देखकर खुशी से मृत्युंजय के बगल में उसे चिपक कर बैठते हुए बोला, आप लोगों को नित्या के बारे में जानना है ना, मैं बताता हूँ। वो मेरे क्लास में ही पढ़ती हैं और एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ी सी एटीट्यूड है, बाकी समझदार हैं।
विप्लव की बात पर शोभित बोला, उसका कोई बॉयफ्रेंड या किसी को डेट कर रही हो? विप्लव दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम सोरे दीवान है और वो हर वक्त नित्या के आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन कुछ वक्त से सोरे कॉलेज में नज़र नहीं आया। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी लोग विप्लव की तरफ देखने लगते हैं तो विप्लव एक चुगलखोर औरत की तरह कहता है, आप लोगों को पता है नित्या सुधांशु को पसंद करती है। इस बारे में आखे कॉलेज को पता है। अमृत विप्लव की बात सुनकर बोला, और सुधांशु क्या वो भी नित्या को डेट कर रहा है? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, वो कहाँ कि किसी को डेट करेगा, उसे तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, और अगर कोई लड़की उसे देख भी दे तो उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। माना खूबसूरत है, लेकिन किसी को इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय विप्लव की पूरी बात सुनकर बोला, इसका मतलब नित्या मित्तल को सुधांशु और मीरा के बारे में पता नहीं है। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देखते हुए बोला, लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे साले में बात तो है, अमीर घर की लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं। विप्लव विक्रम की बात सुनकर एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद बोला, और मुझे एक बात और पता चली है। सबकी नज़रें फिर से विप्लव पर चली जाती हैं तो विप्लव धीरे से कहता है, मीरा ने सुधांशु को प्रपोज किया था और वो काफ़ी मशक्क़त के बाद सुधांशु ने हाँ कही थी, क्योंकि मीरा ने उसे धमकी दिया था। अमृत अपनी आंखें छोटी करता है, और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? विप्लव अमृत की बात पर बोला, कॉलेज कैंपस में जाकर देखो, जब भी सुधांशु वहाँ से गुजरता है ना, पीठ पीछे सभी इस बारे में बात करते हैं। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो और नित्या और सुधांशु का पैचअप करवाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। विप्लव मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, क्या मैं आपको कोई पंडित नज़र आता हूँ जो आप मुझे उन दोनों को साथ में लाने के लिए कह रहे हो? और ना ही मैं कोई लव गुरु हूँ। सुधांशु से इस बारे में बात करके मुझे मरना नहीं है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, फाइन, मुझे सुधांशु से ही बात करनी होगी। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, अंकल की तबीयत ठीक है, उन्हें होश आ गया है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। शोभित और विप्लव हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, किसको क्या हुआ है? कौन हॉस्पिटल में है? क्या चल रहा है विक्रम के दिमाग में? क्या विक्रम आरू को हासिल करके रहेगा? राजू मियाँ कहाँ गायब हो गए हैं, और जब आएंगे वापस तब क्या तहलका लेकर आएंगे, या फिर उनकी ज़िंदगी मृत्युंजय की प्लानिंग के अनुसार क्या सुधांशु काम करेगा, या फिर मृत्युंजय एक अच्छी खासी बहस फिर से होगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आज का पार्ट काफ़ी लेट आया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी कल से आपको उसी टाइम चैप्टर मिल जाएंगे। धन्यवाद।